द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारस टॉकीज। अब तक बनारस टॉकीज के 7 एपिसोड हो चुके हैं और आज 8वां एपिसोड होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बदन थककर चूर हो गया था। सब अपने अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिरते ही सो गए। नींद बस हमारे कमरे में ही नहीं थी। जयवर्धन कहाँ रह गया बे? मैंने दादा से पूछा। आ जाएगा, बस में नहीं चढ़ पाया ना, ऑटो से आ रहा होगा। दादा की बातों में विश्वास कम और ढाढ़स ज्यादा था। हम उसको 1 मिनट के लिए देखे, फिर बस चल दी और वो ओझल हो गया। मैंने कहा आ जाएगा, बाप है वो सबका। किसी को मुहावरा सुनाने बैठ गया होगा। सीनियर लोग भी गजब मेहनत किए, नहीं तो इतनी लड़कियों को नहीं बचा पाते। दादा ने बात बदलते हुए कहा। साला सोच के देखो कि कितना हंसी आता है। पूरा हॉस्टल रंडी माहौल में। मैंने हंसते हुए कहा, रोशनमा को छोड़ के। खैर उसका क्या शिकायत करना, तुम भी तो साले नहीं जाने वाले थे, दादा ने कहा। अभी मैं इसका जवाब देता कि एक चिरपरिचित आवाज आई। दरवाजा खोलो भोसड़ी वालों। आवाज जयवर्धन की थी। अबे जयवर्धन आ गया। मेरे खुश होने और दरवाजा खोलने में कोई समय नहीं लगा। जब मेरा खेत मरना था तो पहले अरहर तो बवा लेते सालो, छोड़ के भाग आए ना अकेले हमको, जयवर्धन ने हंसते हुए कहा। गलती हुई भाई, तुमको टास्क ही मुश्किल दिया गया था, लेकिन तुम बस तक तो पहुंच सकते थे, दादा ने कहा। घंटा पहुंच सकते थे, मामा पहुंचने देता तब ना। जयवर्धन हंस भी रहा था और बोल भी रहा था। मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि भाई लोग हमको भी दलाल समझ के धर लिया था, जयवर्धन ने खांसते हुए कहा। अक्सर ज्यादा हंसते हंसते उसे खांसी आ जाती थी। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ भाई। बहुत बोले कि हम दलाल नहीं है, स्टूडेंट है, लेकिन नहीं माना। पता है क्या बोलता है? जयवर्धन ने हंसी रोकते हुए कहा। क्या? दादा भी हंसते हुए हलकान हुए जा रहा था। बोलता है कि तुम स्टूडेंट है तो हम प्रेसिडेंट हैं। जयवर्धन हंसते हंसते फिर खांसने लगा। आराम से भाई, फिर तुम छूटे कैसे? मैंने जयवर्धन को पानी देते हुए पूछा। अरे जब थाना लाया ना तो वहीं पर एनजीओ वाला चौबे बैठा था, बोजरो वाला, वो भी हंसने लगा, लेकिन वही छुड़वाया, जयवर्धन ने पानी पीते हुए कहा। चल सही सलामत आ तो गया। एक बात की खुशी रहेगी कि किसी की जिंदगी तो बचाए, मैंने कहा। मेरा घंटा बचाए, जयवर्धन अंगूठा हिलाते हुए कहा। मतलब? मैंने सवाल पूछा। बचा के तो लाए उसको, मगर जब पुलिस उससे नाम पूछी तो पता है क्या बोली? जयवर्धन ने कहा। रिम्पा, मैंने कहा। ना, जुब्बे निस्सा, जयवर्धन ने कहा। क्या क्या बोल रहे हो बे? उसका नाम तो रिम्पा था ना, मैंने दादा से पूछा। हाँ भाई, नवेंदु जी तो यही बताए थे, दादा ने कहा। अबे पुलिस के डर से गलत नाम बता दी होगी, मैंने कहा। हाँ हाँ हो सकता है, चलो नर्क से तो निकली। अब एनजीओ वाला कुछ भला कर दे तो लड़की की जिंदगी बच जाए, दादा ने कहा। पता नहीं, एनजीओ पर तो भरोसा नहीं होता, पर कर भी क्या सकते हैं, जयवर्धन ने कहा। भाई हम लोग अच्छी नीयत से गए थे किसी की जिंदगी बचाने के लिए, वो तो बची ना, बाकी आ गए उसकी जैसी किस्मत, मैंने कहा। चलो अब हम भी जा रहे हैं सोने। वैसे भी कल 7 बजे से ही मुरली सर का एक्स्ट्रा क्लास है।
जयवर्धन ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स आपकी कॉपी पढ़ते नहीं हैं? पांडे सर ने क्लास में घुसते और कॉपियों का बंडल टेबल पर रखते हुए कहा, ले बेटा, ये तो लगता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कॉपी है, चेक हो गया क्या? जयवर्धन ने अपनी बगल में बैठे दादा से कहा। अब ये नंबर भी क्लास में बताएंगे क्या? मैं भी धीरे से दादा के ही कान में फुसफुसाया, चुपचाप बैठो, सर हमें ही देख रहे हैं, अब जो लिखे होगे वही तो नंबर आएगा, दादा ने कहा। आप लोगों ने जो केसेज लिखे हैं, अगर उनका कॉम्पिलेशन किया जाए तो लीगल जोक का एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा। आप लोग समझते क्यों नहीं कि आप लोग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन के स्टूडेंट्स हैं? आप लोग अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो देश का तो भगवान ही मालिक है। पांडे सर ने अपना चश्मा पोंछते हुए कहा। दरअसल परीक्षा में बैठने वाले अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि सवाल पूछा क्या गया है और जवाब लिखना क्या है। वो वही लिखते हैं जो उन्हें आता है। और हम तो वैसे भी दुबे जी की फॉर्मूला 1 थ्योरी पर परीक्षा देते आए थे। फॉर्मूला 1 थ्योरी यानी एक चैप्टर तैयार करो और सारे जवाब में उसे ही घुमा फिरा कर लिखो। अब यह उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर पेपर का पोस्टमार्टम भी क्लास में करेंगे, इसीलिए हम तीनों को यह धड़का लगा था कि कहीं कॉपी हमारी ही ना हो। ऐसी स्थिति में हम क्लास में बात लिख कर रहे थे। तेरा ही कॉपी होगा? जयवर्धन ने मुझसे लिख के पूछा। यार मेरा कॉपी नहीं होगा, हमको पार्टी का नाम याद नहीं था तो कुछ भी बना के लिख दिए हैं, लेकिन फैक्ट्स तो सही लिखे हैं, मैंने भी कॉपी पर लिख कर जवाब दिया। हम भी जोक टाइप तो कुछ नहीं लिखे हैं, जयवर्धन ने फिर लिखा। तब जरूर दादा का कॉपी होगा, मैंने आगे लिखा। लेकिन जब तक दादा अपनी सफाई दे पाता, पांडे सर ने फिर बोलना शुरू कर दिया। I seriously think that short notes should not be asked in your papers. वैसे भी आप लोग तो पहले यह देखते हैं कि 8 में से कौन सा 4 क्वेश्चन आ रहा है, और एक तो शॉर्ट नोट्स कैसे भी कर ही देंगे, हो गया काम। पांडे सर सचमुच काफी निराश और नाराज थे। हम तो शॉर्ट नोट्स किए हैं, मैंने कॉपी पर लिख के बताया। मैंने भी, जयवर्धन ने भी जवाब में लिखा। मैंने भी, अब की दादा ने भी लिखा। सबकी कॉपियां लगभग वैसी ही है। अब सब कॉपी तो मैं पढ़ नहीं सकता, ये एक कॉपी देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। पांडे सर ने अपना चश्मा कानों पर चढ़ाते हुए कहा। अब कॉपी जो है वो हिंदी में लिखी गई है, इसीलिए मैं हिंदी में ही पढ़ता हूं। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड। तो सवाल था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमिकस क्यूरी। जवाब मैं जैसे का तैसा पढ़ रहा हूं। एमिकस क्यूरी का जन्म फ्रांस में हुआ था। वो मैडम क्यूरी की चचेरी बहन थी। मैडम क्यूरी ने जब रेडियम की खोज की थी तब उनकी चचेरी बहन एमिकस क्यूरी उनके साथ ही थी। एमिकस क्यूरी को गहरा आघात तब लगा जब मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज में उनका नाम नहीं दिया था। इस गहरे आघात के कारण ही एमिकस क्यूरी सदमे में चली गई और इस सदमे की अवस्था में ही उन्होंने इरिडियम की खोज की, जिसके कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। इतना कहकर पांडे सर ऊपर देखने लगे। पूरा क्लास ठहाकों से गूंज रहा था। एक दूसरे सवाल के जवाब में 15 केसेज लिखे गए हैं। पढ़ना तो मैं सारे केसेज चाहता हूं, लेकिन समय कम है, इसीलिए 2 केस पढ़ रहा हूं। पहला केस लिखा गया है 72 सिंह बनाम 76 सिंह। फैक्ट्स में लिखा है कि 72 सिंह और 76 सिंह 2 भाई थे। 72 सिंह के पास 72 बीघा जमीन थी और 76 सिंह के पास 76 बीघा। यही 4 बीघे का अंतर झगड़े का कारण बना और 72 सिंह ने 76 सिंह की हत्या कर दी। जेल से छूटने के बाद 72 सिंह ने वाद दायर किया। किसका कॉपी है बे? मैंने हंसते हुए जयवर्धन से पूछा। जिसका भी है भाई, फुल एंटरटेनमेंट है।
इसको मार्क्स भी फुल मिलना चाहिए, जयवर्धन ने कहा। डोंट टॉक एंड प्लीज पे अटेंशन, पांडे सर ने हमसे कहा और आगे पढ़ने लगे। दूसरा केस है टायर वर्सेस ट्यूब। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पार्टीज हैं बी टायर्स वर्सेस सी ट्यूब। अब इस केस के फैक्ट्स पढ़ रहा हूं। पैलेंटिफ अर्थात वादी टायर कंपनी में काम करता था। उसका काम टायर में हवा भरने का था। एक दिन अचानक टायर में हवा भरते वक्त ट्यूब फट गया, जिससे वादी की सुनने की शक्ति चली गई। वादी ने अपनी टायर कंपनी से कॉम्पनसेशन की मांग की, जो कंपनी ने ठुकरा दी। इस पर वादी ने वाद दायर किया। आगे भी कई केसेज हैं, जैसे हैंडल वर्सेस पैडल, के कूजर वर्सेस ए हुजूर, भोकाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मगर अब मुझ में पढ़ने की हिम्मत नहीं है, पांडे सर ने हाँफते हुए कहा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास और भी 9 सब्जेक्ट्स हैं। सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही नहीं है। कृपया ये सारे केसेज बाकी सब्जेक्ट्स में भी बांट दें। मैं इतना प्रेशर नहीं झेल सकता। पांडे सर ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का प्रोफेसर ही रहने दें, मनोवैज्ञानिक ना बनाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, सर ने कहा। सर, कॉपी किसकी है? पीछे से आवाज आई। आप में से ही किसी की है? थैंक्स अगेन। पांडे सर पहचान छुपाकर तेजी से निकल गए। अब जबर आदमी होगा जिसका भी कॉपी है, मैंने हंसी पर काबू पाते हुए कहा। मेरे तो जान में जान आया जब सर बोले कि कॉपी हिंदी में है, नहीं तो लगा कि मेरा ही कॉपी मत हो। दादा ने भी अस्थाली लेते हुए कहा, चलो कैंटीन में चलो, चाय पिया जाए। साला हंसते हंसते शरीर टूट गया है, जयवर्धन ने कहा। 3 चाय बोलो, मैंने कहा। 2 ही बोलो, हम सिगरेट पियेंगे, दादा ने कहा। मैं चाय के लिए ऑर्डर देने को उठा ही था कि तभी किसी ने आवाज़ दी, सूरज। मैंने मुड़कर देखा तो दुबे जी खड़े थे, एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में पपीता लिए हुए दुबे जी। अरे दुबे बाबा, आइए आइए आइए, चाय पियेंगे, मैंने पूछा। नहीं नहीं, हमको आईपीसी का किताब चाहिए, तुम्हारे पास है क्या? दुबे ने उदास होकर कहा। हाँ है तो, लेकिन आप इतना उदास काहे हैं? मैंने पूछा। हमको 3 नंबर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दुबे जी ने मुंह गिराकर कहा। क्या 3 नंबर? 100 में 3? जयवर्धन और परेशान था। हाँ, 100 में 3। एमिकस क्यूरी वाला क्वेश्चन में क्या गलत लिखे थे? हम पढ़े थे 10वीं क्लास में। मेरी क्यूरी की एक बहन थी, ये वही होगी एमिकस क्यूरी। और गांव का केस क्या केस नहीं होता? शहर का लोग गांव के लोग को बेवकूफ़ समझता है। 72 सिंह के केस में तो हमारे पिताजी गवाही भी दिए थे। सर अभी बुला के बोले कि तुमको 3 नंबर दिए हैं, सुधरोगे नहीं तो निकाल देंगे। सर को 2 सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए था। कल राजद्रोह पर मेरा प्रेजेंटेशन है, इसीलिए आईपीसी का किताब चाहिए, दुबे जी ने दुखी मन से कहा। राम प्रताप नारायण दुबे, छोटा नाम छोटा दुबे। दुबे जी यूनिवर्सिटी के लिए नए नहीं थे। 3 साल बीए और 2 साल एमए करने के बाद लॉ फैकल्टी में आए थे। इसीलिए उन्हें यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर से लेकर डॉक्टर तक सब पहचानते थे। प्रॉक्टर से अच्छे संबंध और उनके नेटवर्क कनेक्शन की वजह से ही उन्हें अल दुबेरा भी कहा जाता था। यूनिवर्सिटी की सभी मसाला खबर देने की वजह से उनका यह नाम पड़ा था। दुबे जी एक पैर लकवाग्रस्त था, मगर यही उनका अस्त्र था। इसी का रोना रोकर उन्होंने कई दफ़ा अपना अटेंडेंस भी बनवा लिया था। उन्हें अपने आप को लाचार बताकर काम कराना बहुत अच्छे से आता था। उनकी पहचान का आलम यह था कि कई प्रोफेसर भी उन्हें दुबे जी ही बुलाते थे। यूनिवर्सिटी में कोई भी खबर हो, वो सबसे पहले दुबे जी के पास ही आती थी।
दुबे उसे 3 का तेईस कर लोगों को सुनाते थे और खबर सच हो जाने पर बड़े ताव से कहते थे, देख ली हला, हम पहले ही कहले रही। अल दुबेरा कहने पर दुबे जी खुश भी बहुत होते थे। दुबे की खबरों में सच्चाई जरूर होती थी। ये बात अलग है कि उसे ड्रामेटिक बनाने के लिए दुबे जी उसमें बहुत सारा झूठ मिलाते थे। दुबे जी की समस्या थी उनकी अंग्रेजी। दुबे जी की जबान अंग्रेजी में तंग थी। वैसे तो वो हिंदी भी कम ही खर्च करते थे, उनका काम भोजपुरी से ही चल जाता था। पर जहां भोजपुरी से काम नहीं चल पाता था वहां वह हिंदी का संदूक खोलते थे। तो दुबे जी की समस्या थी अंग्रेजी। किसी पापी ने उन्हें यह बात बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। इसीलिए दुबे जी अपना हिंदी सेक्शन छोड़कर अंग्रेजी सेक्शन में आ गए और आज उनका प्रेजेंटेशन था। हाँ, तो दुबे जी आज आपका प्रेजेंटेशन है? पांडे सर ने दोनों हाथों को मलते हुए कहा। यस सर। दुबे जी ने अंग्रेजी की शुरुआत की। ओके देन स्टार्ट, सर ने कहा। सर गुड मॉर्निंग, योर नेम इज राम प्रताप नारायण दुबे। योर नहीं दुबे जी, माई नेम इज, पांडे सर ने कहा। सॉरी सर, दुबे जी कोशिश कर रहे थे। माई नेम इज राम प्रताप नारायण दुबे एंड योर टॉपिक इज। दुबे जी ने फिर गलती की। योर नहीं दुबे जी, माई मतलब मेरा, समझे? हाँ, अब आगे बोलिए। माई नेम इज राम प्रताप नारायण दुबे, माई टॉपिक इज सेक्शन 124 A and you are sodomy. What nonsense? 124A में शेडिसन है, सोडोमी नहीं। किसी ने बताया नहीं आपको? पांडे सर ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। सॉरी सर, माय नेम इज राम प्रताप नारायण दुबे। दुबे जी का रिकॉर्ड चालू था। दुबे जी आप ऐसा करें, आप अपना प्रेजेंटेशन हिंदी में ही दे दीजिए। पांडे सर तंग आ चुके थे। क्यों सर? हम इंग्लिश सेक्शन के स्टूडेंट हैं और हम पूरा तैयारी भी इंग्लिश में किए हैं। दुबे जी सर की बातों से आहत हुए थे। तैयारी किए हैं? किस किताब से तैयारी किए हैं दुबे जी आप? पांडे सर ने दोनों हाथ पीछे करते हुए कहा। पारस दीवान। दुबे के दिमाग में पहला नाम यही आया, पारस दीवान। पारस दीवान कब से आईपीसी लिखने लगे? पांडे सर ने कहा। एसएन मिश्रा। दुबे ने पीछे से आ रही फुसफुसाहट सुनते हुए कहा। एसएन मिश्रा की किताब किस रंग की है दुबे जी? पांडे सर आज छोड़ने के मूड में नहीं थे। पीले रंग की, दुबे ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। जहां तक मुझे याद है उनकी किताब का बस सन 1997 का एडिशन पीले रंग का आया था, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं। पांडे सर भी अब मजा ले रहे थे। मेरे पास वही एडिशन है सर, दुबे ने छूटते ही कहा। दुबे जी, आपने उस किताब में कहीं मेरा नाम देखा है? मतलब आमुख में, प्रस्तावना में या और कहीं? पांडे सर ने अभी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं किया था। दुबे जी 1 मिनट रुके, ऊपर नीचे देखा और फिर बोले। आपका क्या नाम है सर? पांडे सर सन्न रह गए। क्लासरूम में ठहाकों की दिवाली हो गई। पांडे सर ने अब प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए द कहानीबाज।